गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिखा सिंह और गृह विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे होम मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत ये मेरा तीसरा लेक्चर है। मैं बता दूं आपको कि पहले लेक्चर में मैंने आपको गृह प्रबंधन क्या होता है इसके बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पोस्ट कार्य के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको 4P के बारे में बताया, प्लस आपको मैं 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी बता चुकी हूँ। और मैंने आपको कहा था मैं आपको प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप उसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और जिसने भी मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो उनको मिलती रहे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को आज पढ़ना था हेनरी फयाल का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी इन्होंने क्या क्या प्रबंधन के सिद्धांत दिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग प्रबंधन का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर जो है इससे प्रश्न उठते हैं। नेट हो, टीजीटी, पीजीटी या जो भी आप एग्जाम दे रहे होंगे उसमें यहाँ से प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले हम लोग हेनरी फयाल के बारे में जानेंगे कि ये है कौन, ठीक है। आइए देखते हैं। मैंने थोड़ा सा इंट्रो इनका इसलिए लिख दिया है कि ये चीजें जो है इंग्लिश में थी तो इनको ट्रांसलेट किया गया, चूंकि हम लोग के पास हिंदी बुक्स में मुझे ये चीजें नहीं मिली, बट मैंने नेट के सिलेबस में इसको देखा तो मैंने इसका पढ़ के ट्रांसलेशन किया है और उसके बाद मैंने इसको शॉर्ट में हिंदी में लिख दिया है। और हम स्टार्ट करेंगे, अब जानेंगे कि हेनरी फयाल कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये क्या करते थे। देखिए यहाँ लिखा है कि हेनरी फयाल का जन्म फ्रांस में 1841 में हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट? 1841 में। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके फ्रांस की खदान कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर 1860 में क्या हुआ, ये आसीन हुए उस पद पे। किस पद पे थे ये जूनियर एग्जीक्यूटिव थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद ये क्या किए, किसी खादान कंपनी में जो है ये खदान में ये जूनियर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पे थे। और 1888 में वह चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, यानी 28 साल इन्होंने नौकरी की यहाँ पे और ये वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। उसके बाद 28 साल में इस अनुभव का उनके प्रबंधन के सिद्धांत पर बहुत प्रभाव पड़ा। यानी इन्होंने जो 28 साल तक जॉब की यहाँ पे खदान में, उसका क्या हुआ, उसका इनके प्रबंधन के जो सिद्धांत थे उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह महसूस किया कि किसी भी संगठन के लिए, यानी कोई भी संस्था है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी आप संगठन ले लीजिए, ठीक है, वो क्या है, किसी भी संगठन के लिए एक प्रशासनिक विज्ञान का सिद्धांत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किस तरह चीजों को मैनेज करें कि हमको बेहतर रिजल्ट मिले, अच्छा जो है, जो भी हम लक्ष्य बनाए, जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो सके, इसके लिए चीजें क्या, प्रशासनिक विज्ञान का सिद्धांत होना बहुत ही आवश्यक है, जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हो, यानी इसको सभी लोगों द्वारा स्वीकार्य भी किया जाए। कह रहा है प्रबंधन के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता पर जोर देने के कारण इनको सार्वभौमिकतावादी भी कहा जाता है। यानी हेनरी फयाल को आपका क्या कहा जाता है, सार्वभौमिकतावादी वर्ड भी इनके लिए यूज करते हैं। क्योंकि इन्होंने प्रबंधन के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता पर बहुत ज्यादा जोर दिया। इसके अलावा इनको प्रशासनिक प्रबंधन के पिता के रूप में भी याद किया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रशासनिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है तो हेनरी फयाल को कहा जाता है। ओके, आपको ये याद करना होगा। फिर कह रहा है हेनरी फयाल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत बनाए जो पेशेवर मैनेजरों, यानी जो भी बिजनेसमैन है और जो भी मैनेजर हैं उनके लिए क्या है, दिशा निर्देश का कार्य करता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इनका इंट्रो इसलिए बताया क्योंकि जब आप किसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या है,
क्या करते थे, कैसे वो उनको इतना मतलब वो प्रशासनिक प्रबंधन के पिता के रूप में जाना गया। तो उसका अगर आपको बेस पता होगा तो क्या होता है ना, चीजें हमको कहानी की तरह भी बहुत सारी चीजें याद होती हैं। तो बहुत यहाँ पे जन्म या कैसे काम किया, कहाँ किया, इसीलिए मैं बताती हूँ ताकि वो स्टोरी जैसे आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताई। इसमें मैंने बताया कि वो कहाँ से थे, वो किसमें काम करते थे, और इनके काम का ही जो 28 साल तक ये काम करते रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव के पद पर बने। यानी पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव थे, फिर इन्होंने जैसे जैसे इनका समय बढ़ता गया, इनकी पोस्ट बढ़ती गई, चीफ एग्जीक्यूटिव तक बन गए। ठीक है, 28 साल का इनके पास क्या था, प्रबंधन का अनुभव था कि कैसे कैसे काम किया जाता है। और इनके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उस पे आप देखेंगे कि इनका जो 28 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का, वो चीजें आपको इसमें दिखेंगी। यदि कोई भी पेशेवर मैनेजर अपने बिजनेस में इसका प्रयोग करेगा, ठीक है, तो क्या है, उसको एक सही दिशा निर्देश भी मिलेगा कि उसको कैसे काम करना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए हैं, 14 सिद्धांत दिए हैं। किसने दिया है, हेनरी फॉयल ने। तो ये आपसे पूछ सकता है कि प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, या प्रशासनिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है, कौन कौन से सिद्धांत हैं। अब ये हो गया आपका कठिनता का स्तर इस टॉपिक से। तो उसमें आपको 14 जो सिद्धांत इन्होंने दिए हैं उसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि ये चीजें इन्होंने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत रखी है। ठीक है, तो आपको 14 सिद्धांत देखना होगा कि क्या है, उसमें क्या चीजें कही गई हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, जैसे कार्य का विभाजन। फिर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको ये 14 प्रिंसिपल याद कराने की कोशिश करूंगी ताकि आपको मेरे साथ ही जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप भी उसको ध्यान से पढ़िए और ये चीजें आपको यही याद हो जाए। ओके, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है डिसिप्लिन, चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर छठवा है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द जनरल टू द जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर है रिम्यूनरेशन, फिर है सेंट्रलाइजेशन, नौवा है स्कॉलर चेन, 10वां है ऑर्डर, 11वां है इक्विटी, 12वां है स्टेबिलिटी ऑफ ट्यूनर ऑफ पर्सनल। यानी जो भी कार्मिक हैं उनको ये नहीं लगे कि वो बार बार उनको जॉब से निकाले। अभी मैं एक एक के बारे में आपको डिटेल बताती हूँ। फिर है इनिशिएटिव, फिर है स्पिरिट ऑफ क्रॉप्स। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, कार्य का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ वर्क। किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी आप कार्य करते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे आपको एक बुक का प्रकाशन करना है। ठीक है, बुक के प्रकाशन की क्रिया में बहुत सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। जैसे जो भी हमारा डेटा है, जो भी मैटर है हमारा, उसको टाइप करने के लिए हमको एक इंसान चाहिए जो हमारी मैटर को टॉप करेगा। एक होगा उसमें जो भी गलतियां होंगी उसको ढूंढ के निकालेगा। एक होगा जो उसमें जितनी निगेटिव चीजें हैं उसको निकालेगा। फिर उसको प्रिंट कराना, उसको वाइंडिंग कराना। तो क्या है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो है वो अकेले किसी बुक के प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो क्या है, इसके लिए हमको बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत होगी। तो हमको ऐसा करना है कि हर काम के लिए एक एक व्यक्ति हमको रखना है जो उसमें धीरे धीरे उस काम को करते करते बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। क्या होगा, जब आप एक ही काम को बार बार करेंगे तो करते 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 क्या होता है, आप बिल्कुल
परफेक्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी जितने भी प्रकार के काम होते हैं किसी भी संस्था में, किसी भी बिजनेस में, तो उसमें एक एक व्यक्ति को अलग अलग काम दिया जाए, उनके कार्यों का विभाजन कर दिया जाए, ताकि वो दिन प्रतिदिन जो है उन कार्यों में इम्प्रूवमेंट कर सके, उसको सीख सके और उसमें और आगे बढ़ सके। और यदि किसी भी व्यक्ति को एक कार्य करने को मिलेगा तो क्या होगा, बहुत मन से उस कार्य को करेगा, उसको सीखेगा। यदि किसी भी व्यक्ति को 10 काम एक साथ दे दिया जाए तो क्या होता है, हच पच हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो हेनरी ने सबसे पहले अपने प्रबंधन के सिद्धांत में डिवीजन ऑफ वर्क की बात कही है। दूसरी है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होगी ड्यूटी। अथॉरिटी मतलब अधिकार, आदेश, जो भी जो है अधिकारी अपने अधीनस्थों को देता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ड्यूटी। यदि मैं एक प्रवक्ता हूं तो मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे क्या करना है, लोग मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं डीएलएड के, मुझे उनको लेक्चर देना मेरा काम है, उनका टेस्ट कराना, ठीक है, जो भी चीजें हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी जो संस्था है, मेरा जो डाइट है, वो मुझसे चाहेगा कि मेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपेक्षा करेगा कि मैं उन कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से करूं। तो अथॉरिटी मतलब वो आपको आदेश देगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी आपकी ड्यूटी है उसको आपसे करने के लिए आपकी जो भी संस्था है वो अपेक्षा करेगी कि ये व्यक्ति जो है, ये प्रवक्ता जो है, ये अपने कार्यों की जो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से करे। तो 2 मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट, आई डोंट नो कि मैं आपको बहुत अच्छा समझा पा रही हूं या नहीं, लेकिन मैं जितना समझ पाई हूं इस चीज को, मैं उतना आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर है डिसिप्लिन यानी अनुशासन। हम सभी स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। हमने देखा है कि जिस भी विद्यालय में, वो भी एक संस्था हो गई ना, शैक्षिक संस्था हो गई, वहां यदि अनुशासन का अभाव होता है तो क्या होता है, चीजें सही नहीं होती हैं। जो भी रूल है, रेगुलेशन है, उसका क्या होगा अगर बच्चे पालन ना करें। वहां ड्रेस लग रही है, ड्रेस में जाना है, उनको टाइम से जाना है, लेकिन वो टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, लोगों में विभेद उत्पन्न होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। उसको खुद आत्म अनुशासन उसके अंदर जब नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, चीजों को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो प्रबंधन में तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है डिसिप्लिन का। और ये व्यक्ति के जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप पर्सनल लाइफ में भी आप देखिए, यदि आप पूर्णतः जो है डिसिप्लिन है, अनुशासित है, तो आप क्या है, कोई भी चीज बहुत अच्छे से कर पाते हैं, जीवन में बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं आप अनुशासन के साथ। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यूनिटी ऑफ कमांड यानी किस तरह से अधिकारी जो है हमारा, वो किस तरह से संस्था को कमांड करके रख पा रहा है, लोग उसकी बातें समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, वो अपने अधीनस्थों को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, किस तरह से वो चीजों को मैनेज कर रहा है। ये सारी चीजें आपकी यूनिटी ऑफ कमांड में आ जाती हैं। फिर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी एकल दिशा निर्देश, कि उनको उनके संस्था के क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं, उनको किस तरह काम करना है कि वो सही दिशा में जा सके, उस काम को कर सके। तो इसके लिए हमको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। यानी सभी लोग क्या है, एकता के साथ एक दिशा में, एक निर्देश में यदि कार्य करेंगे तो क्या होगा, जैसे सभी का काम है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी संस्था में लोग हैं, तो उनका सभी का कुछ ना कुछ काम है। यदि सबको अपना गोल क्लियर है कि उनका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, किस दिशा में उनको काम करना है, वो चीजें उनको क्लियर होंगी, तो वो क्या है, जब सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो क्या है, रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। फिर है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो भी संस्था होती है, जो भी बिजनेस होता है, वो व्यक्ति के रुचि से कहीं ऊपर होता है, क्योंकि प्रत्येक संस्था की कुछ अपने रूल होते हैं, कुछ उसके इंटरेस्ट होते हैं,
और जो व्यक्ति उसमें काम करता है उसका अपना इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे व्यक्ति की रुचि की उतनी क्या है, वहां पे वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि संस्था की अपने कुछ वो चीजें चाहता है अपनी संस्था में, तो वहां पे क्या होगी, संस्था जो होगी वो उच्च पद पे होगी। ठीक है, और वो जैसे चाहेगा, वहां पे संस्था क्या चाहती है, संस्था क्या चाहती है, हमको वो काम करना होगा। हम क्या चाहते हैं वो वहां पे नहीं हो सकता है। ठीक है, हम राय दे सकते हैं, यदि हम सही है तो हम चीजों को बता सकते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए तो और बेहतर रिजल्ट आ सकता है, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन आप पर्सनली चाहिए कि नहीं ये ऐसे ही होगा, तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस में जो भी संस्था होती है, जो भी कंपनी होती है, वो क्या होती है, वो खुद जो है वो सर्वोपरि होती है। वहां पे व्यक्ति का इंटरेस्ट मायने नहीं रखता है, वहां पे संस्था क्या चाहती है, उसकी क्या रुचि है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर है रिम्यूनरेशन, यानी सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम कार्य लोगों से करा रहे हैं, क्या उसके लिए हम उनको जितना काम हम उनसे ले रहे हैं, क्या हम उनको उसी हिसाब से पारितोषिक दे रहे हैं, जो भी हम उनको पैसे दे रहे हैं या जो भी हम उनकी सैलरी दे रहे हैं वो कैसी है, ठीक है ना, लोग संतुष्ट है ना। ऐसा तो नहीं है कि लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो काम क्यों करता है, वो पैसे के लिए ही काम करता है। वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो वकील हो, वो टीचर हो, यदि उससे कह दिया जाए कि आपको पैसा नहीं दिया जाएगा और चलिए आप ये काम करिए, तो क्या आप वो काम करेंगे? कुछ दिन तक आप वो काम करेंगे अगर आप शौक वाली बात होगी, लेकिन परमानेंट कोई ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो जो भी संस्था में लोग हैं उच्च से लेके निम्न तक, क्या उनको उनकी कार्यशैली जो भी जितना घंटा वो जितने घंटे अपने दे रहे हैं उस हिसाब से उनको सही वेतन मिल रहा है कि नहीं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये 7वां सिद्धांत था। 8वां है सेंट्रलाइजेशन, यानी जिस संस्था में, ठीक है, अधीनस्थों को बढ़ावा दिया जाता है उसको हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। और जिस संस्था में जो भी हमारे अधीनस्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको घटाया जाए, दबा के रखा जाए, तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण। फिर है स्कॉलर चेन। स्कॉलर चेन मतलब किसी भी संस्था में आप देखेंगे, जैसे एक विद्यालय ले लीजिए, वहां सबसे अगर उच्च पद पे आप देखेंगे तो कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। उसके बाद यदि आप सबसे निम्न पद पे देखिए तो हमारा जो 4th क्लास कर्मचारी वो होता है। फिर बीच में हमारे समूह क के बाद ख ग ऐसे करके होते हैं ना सारी चीजें। तो ऐसे किसी भी कंपनी में भी पूरी एक चैन होती है, ठीक है। तो जो ये चैन है, इसी के माध्यम से जो भी कम्युनिकेशन होती है, जो भी संचार होता है, वो नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है, लोगों तक पहुंचता है। जो भी सूचनाएं होती हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं, यानी स्कॉलर चैन के माध्यम से ही चीजें ऊपर से नीचे अधीनस्थों तक पहुंचती हैं कि ऐसे ऐसे कार्य करना है, ये चीजें फॉलो करनी है, इतने समय आना है। तो सारे रूल क्या है, वो नीचे तक अधिकारी बोलेगा, नीचे तक जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी होंगे वो उसको फॉलो करेंगे। तो ये क्या है, एक पूरा एक साइकिल है, एक चैन है जिसके थ्रू ये सारी प्रक्रिया होती है। तो उसमें क्या है, उसमें जो संचार होता है वो बहुत बेहतर होने की आवश्यकता है, यानी अधिकारी क्या कह रहा है उस बात को समझना है। उसके नीचे वाला फिर उसके नीचे वालों को बताएगा कि ऐसे है। यदि कम्युनिकेशन में वो कुछ और कह रहे हैं, नीचे आने वाला कुछ और कह रहा है, तो क्या होगा, बातों में बहुत फर्क आएगा। उससे क्या होगा, काम जो है वो प्रभावित होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संस्था है, एक बिजनेस है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, पूरी एक लंबी श्रृंखला होती है कर्मचारियों की, अधिकारियों की। तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। इसको डालने का, इस प्रबंधन के सिद्धांत में स्कॉलर चेन डालने का यही मतलब है कि चीजें जो है, जो भी बिजनेस है, जो भी संस्था है, जो भी मैनेजमेंट है, ठीक है, उसमें एक पूरी चैन काम करती है। इसलिए क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक जो भी चीजें, जो भी संचार, जो भी सूचनाएं पहुंचती हैं वो बिल्कुल सही सही पहुंचनी चाहिए, ताकि कार्य जो है वो सही प्रकार से हो सके। फिर है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जो भी हमारा अधिकारी है, जो भी वो आदेश कर रहा है, अधीनस्थों का यह कर्तव्य है कि वह उसको फॉलो करे। क्योंकि
जो भी अधिकारी होता है उसका मेन काम क्या होता है कि वो लोगों को देखे कैसे क्या चीजें किससे हमको क्या कराना है, तो वो उस हिसाब से उसको ऑर्डर देता है। वो देखता है कि कौन सा व्यक्ति जो है किस कार्य को अच्छे से कर सकता है, तो हम उसको आदेशित करेंगे कि आप ये सारी चीजें, ये काम आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या करता है अधिकारी जो है वो आदेश देगा। तो ये ऑर्डर का क्रम ये तो है ही, प्लस जो भी व्यक्ति होता है, ठीक है, यदि किसी में बहुत योग्यता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, यदि किसी में कम योग्यता है उससे तो वो क्या है, वो लेक्चरर बनेगा, उससे भी कम किसी में योग्यता है वो प्राइमरी का टीचर बनेगा। तो बात है कि जैसी जिसकी योग्यता है उस हिसाब से उसको प्लेस देना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी जैसा जिसके में जो भी उनकी गुण है, गुणवत्ता है, जो भी उनका पढ़ाई लिखाई है, उस हिसाब से उनको उसी क्रम में रखा जाए। यानी सही व्यक्ति को सही स्थान पे रखना ही यहाँ पे ऑर्डर की बात है। इक्विटी मतलब होती है समानता, मतलब किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी संस्था में, किसी भी बिजनेस में धर्म, वंश, जाति, लिंग इन सबको ध्यान में रखे किसी भी तरह का भेदभाव किसी भी व्यक्ति को नहीं करना है। यानी सभी व्यक्ति को समान दृष्टि से हमको देखना है, क्योंकि हमारे लिए हमारी संस्था का एक छोटा क्लास 4 का कर्मचारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम उसके साथ भेदभाव करेंगे तो क्या वह अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करेगा? वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ समानता का भाव नहीं रख रहे हैं लोग, अधिकारी जो है वो उससे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग अपने समाज में भी ये सारी चीजें देखते हैं, प्रॉब्लम आती है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करना है, हमको पक्षपात रहित व्यवहार करना है। यदि आप एक अच्छा प्रबंधन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी संस्था बहुत आगे जाए, आपका बिजनेस बहुत आगे जाए, तो आपको इस सिद्धांत का स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों के साथ पक्षपात रहित व्यवहार करें। ओके, फिर है स्टेबिलिटी ऑफ टर्नर ऑफ पर्सनल, यानी हमारे जितने भी कार्मिक हैं हम उनको ऐसा फील न होने दें कि वो उनकी जॉब जो है वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि उनको कभी भी निकाला जा सकता है, उनका जो मालिक है उनको कभी भी निकाल देगा, ठीक है। तो क्या होता है ना, उनको जिस भी कार्य में लगाया जाता है वो उस काम को अच्छे से सीख ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक डर है कि उनको स्टेबिलिटी ही नहीं है। उनको लगता है कि आज नहीं तो कल जो है हमारा अधिकारी हमको निकाल देगा। तो ये डर जिस दिन हम अपने कर्मचारियों के मन से निकाल देंगे तो वो उनको जो भी कार्य दिया जाएगा वो उस काम को मन से करेंगे, पहली बात। प्लस जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें स्थिरता आएगी तो वो उस चीज को अच्छे से सीख पाएंगे। इसलिए जो भी हमारे कार्मिक हैं उनकी जॉब में स्टेबिलिटी आना बहुत ही आवश्यक है। उनको ऐसा ना लगे कि उनको उनका अधिकारी कभी भी निकाल सकता है, ऐसा भाव कर्मचारी के मन में नहीं आना चाहिए। उसको ये लगना चाहिए कि वो संस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, अगर वो है तो वो ये काम करता है, वो उसका ड्यूटी है, वो इन सारी चीजों को समझेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के मन में परमानेंट ये डर रहे कि उसको निकाल दिया जाएगा, उसकी जॉब कभी भी जा सकती है, तो क्या है, वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाता है। ये सच्चाई है। फिर है इनिशिएटिव और नेक्स्ट है स्पिरिट द क्रॉप्स। अब यहाँ पे इनिशिएटिव मतलब जो भी हम कार्य अपने अधीनस्थों से करा रहे हैं, ठीक है, उसमें इनिशिएटिव होना चाहिए। फिर है स्पिरिट द क्रॉप्स, यानी स्ट्रॉन्गनेस, यानी एकता में शक्ति की भाव की बात कर रहा है। यदि हमारे संस्थान में यूनिटी है, लोगों में एकता है, ठीक है, लोग एक दूसरे से सहमत हैं विचारों से, ठीक है, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। और एकता में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। एकता में किसी भी कार्य को इंसान कर सकता है, कठिन से कठिन कार्यों को वो करने की हिम्मत रखता है। इसलिए क्या है, एकता होना बहुत ही आवश्यक है। स्टूडेंट्स, यही 14
14 सिद्धांत हैं और आपको अक्सर एग्जाम में ये सिद्धांत छांटने को दे देता है कि हेनरी फॉयल के अनुसार कौन कौन से 14 सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं तो छांटने को देगा। आपका काम है, मैं हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपका होमवर्क है कि आज आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। बस मैंने जो बता दिया अब आप उसको अपने हिसाब से ढूंढ के पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो मेन पॉइंट है, जैसे इनको जो है प्रशासनिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है, ये प्रश्न उठ सकता है। फिर 14 प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिए हैं, इनका नाम पूछा जा सकता है। वो 14 सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में, इसका सिर्फ नाम मैंने तो आपको बहुत डीप में समझने के लिए बता दिया है ताकि चीजें आपको याद रहें, लेकिन आपसे स्पेशली इन 14 को आपको इसका नाम याद करना है, क्योंकि यही छांटने को आ जाता है कि कौन कौन से 14 प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं या नहीं। जो भी बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं गृह विज्ञान से, वो स्पेशली इन 14 सिद्धांतों को पढ़ लेंगे। ये हमारे कोर्स में भी है और टीजीटी पीजीटी में छोटे प्रश्न उठते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे ये पेपर दे रहे हैं वो नेट के भी पेपर देते हैं, तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ ले। इससे आपके 2 नंबर फिक्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उठते हैं और आपका काम है इसको तैयार करना। आज आपका होमवर्क है कि मैंने बोला था आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको अच्छे से लिख लें। और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था मैम आज आपकी वीडियो का, मतलब कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था तो उन बच्चों ने लिखा था मैडम आज आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आया। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैं जॉब भी करती हूं और मेरी टाइमिंग काफी लंबी है, इसलिए कभी कभी जब मैं बहुत थक जाती हूं तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूं। इसके लिए सॉरी, मैं कोशिश करूंगी कि हमेशा मैं एक वीडियो जरूर डेली डालूं। कभी कभी गैप हो जाता है, उसके लिए वेरी सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो रोज डालूं। और आज के लिए इतना ही, और कल फिर जो है हम एक नए टॉपिक के साथ मैनेजमेंट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, समझिए, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख के नोट्स बनाइए, और यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो आप उस पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस समस्या का समाधान करूंगी। और मैं बता दूं, एक स्टूडेंट ने HACCP के बारे में पूछा था, कल मैं आपको 2 लेक्चर दूंगी, एक HACCP के बारे में भी बताऊंगी और एक वो भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि मैं आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताऊंगी, इसलिए मैंने आज इसको बताया है, लेकिन मैं आपको वो भी बहुत अच्छे से बता दूंगी। और आज मैं जो ये वीडियो डालूंगी इस पे मैं अपना टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक भी डाल दूंगी, और उस पर अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका जो मैटर है मेरे पास लिखा हुआ मेरी राइटिंग में ही, मैं उसकी फोटो खींच के डाल दूंगी। आप स्टूडेंट्स वहां पे जाके ये जो भी मैटर मैं पढ़ा रही हूँ वो आप वहां पे देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।